खैर छोड़िए। देखो, अभी क्लास 12 में जितना भी चैप्टर सिलेबस में है उन सारे चैप्टर से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक एक दो दो नंबर वाला, समझ रहे हो? तो जितने भी चैप्टर हैं, मान लो 10 चैप्टर है, हर चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन उठाकर एक जगह पूरा नोट्स बनाकर दे दिए हैं। 10 चैप्टर अगर सिलेबस में है और एक चैप्टर से 15 क्वेश्चन भी अगर उठाएं तो टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 150। तुमको लगेगा बाबा 150 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो एक एक दो दो लाइन की आंसर लिखनी पड़ती है शॉर्ट टाइप वाले में। तो जब आप एक बार पढ़ने बैठोगे, आपका चैप्टर अगर अच्छे से समझा हुआ है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बातें सम्स करने के समय डिस्कस हुआ है, वो आप समझे हो, तो फिर तुमको लगेगा कि 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग 2-3 बार ढंग से इसको समझ के पढ़ें तो दिमाग में सेट हो जाएगा, समझे? तो अभी 150 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट में, समझ रहे हो? 50-50 क्वेश्चंस करके पार्ट वाइज चलेंगे। जैसे शुरू में सबसे ज़्यादा चैप्टर किससे रिलेटेड है हम लोगों का? पार्टनरशिप से रिलेटेड, समझ रहे हैं? तो पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। पार्टनरशिप के बाद आपको रेशियो से, शेयर से, डिवेंचर से, कैश फ्लो से सीरियल ऑर्डर वाइज क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है? तो देखोगे एक बार क्वेश्चन नंबर 1 क्या मेंशन किया है। ये सब बेसिक बातें हैं, वो आप पढ़े हो तो आपको पता भी है, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं तो एक बार स्टार्टिंग से चल, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, विच एक्ट गवर्न्स पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक्ट कहाँ से फॉलो किया जाता है या उसके रूल कहाँ पर मेंशन है? आंसर क्या लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स पार्टनरशिप इन इंडिया। सिंपल है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा क्या लिखा है? विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट? कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 4 में। डेफिनेशन जब पढ़ते हैं हम लोग तो लिखा रहता ना, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सेक्शन 4 आपको सिर्फ लिख देना है, थोड़ा लाइन बना के लिखना है, इसलिए लाइन बना के क्या लिखे हैं? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? इसके बाद है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो वही सेक्शन 4 वाला जो डेफिनेशन है वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business which is carried on by all or any one of them acting for all, है ना? 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक बिजनेस जब चलाते हैं और वो लोग एग्री करते हैं कि इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में बांटेंगे, वो बिजनेस वो लोग सारे लोग मिलके भी चला सकते हैं या उसमें से कोई एक भी चला सकता है, लेकिन जो वर्क होगा वो सभी के लिए होगा, उसको हम लोग नाम देते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? आपको पार्टनरशिप पढ़ाने के समय शुरू दिन ही इंट्रोडक्शन में ये सब बताया गया था कि पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट। बोला गया था कि भविष्य में कोई भी असुविधाएं ना हो, इसीलिए सारे पार्टनर मिलकर क्या करते हैं कि एग्रीमेंट बनाते हैं, उस पर साइन करते हैं, उसमें सारा कंडीशन लिखते हैं कि क्या क्या बिजनेस में होने वाला है, जिससे कि भविष्य में आपस में किसी भी पार्टनर का मनमुटाव ना हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग उसका सेटलमेंट उस डीड को देखकर कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? स्टेट एनी 2 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड आप पढ़ोगे उसमें क्या क्या बातें लिखी रहती हैं वो आपको बताना है। उसमें से कोई 2, जैसे 2 नंबर का पूछा तो बोला कि कोई 2 पार्टनरशिप डीड का कंटेंट लिख दीजिए, समझ रहे हैं? आपके पास में बहुत सारा कंटेंट है, कोई जरूरी नहीं कि यही 2 लिखो, कोई भी लिख सकते हो। जैसे एक हम लोगों का रूल है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटा जाता है, एक रूल है। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड आप बनाए हो तो आप क्या करो, पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो कि इतना हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, टाइप्स ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं किसमें? पार्टनरशिप डीड में। तो कोई भी 2 बातें लिख सकते हैं, ओके? उसके बाद है हाउ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये तो सिंपल रूल है, सम्स में भी आता है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? इक्वली।
अब इसी को लाइन बना के लिख दिया, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ट्रीटेड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो रूल क्या बोलता है, आपको जब पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ाया गया था तो आप देखे होगे उसमें नीचे में हम 10-12 कंडीशंस लिखवाए थे रूल्स, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। अगर आप सम्स भी अच्छे से बनाए हो तो बहुत सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर तुम खुद उसके हिसाब से दे सकते हो। जैसे रूल क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड पहले से बनाया हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। समझ रहे हैं, ये सिंपल मीनिंग है। आप देख लीजिए पढ़कर क्या लिखा है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देखा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी अलाउड। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट भी आपको कैपिटल के ऊपर नहीं मिलेगा और ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ सैलरी कमीशन इज ट्रीटेड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। वही रूल है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन भी दिया नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, वो भी कितने के रेट से, 6% पर एनम के हिसाब से। याद आ रहा होगा ये बात। अब देखिए क्या लिखा है, हाउ सैलरी एंड कमीशन इज ट्रीटेड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो बोला नो सैलरी कमीशन इज पेड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नहीं मिलेगा, डीड है ही नहीं है। तो लिखा हाउ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यही मैं अभी बोल रहा था। क्या लिखा आंसर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, किसी पार्टनर को आप सैलरी नहीं दे सकते, किसी पार्टनर को आप कमीशन नहीं दे सकते, सिर्फ एक चीज दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो भी कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से। समझ रहे हैं, सम्स करते समय हम लोग ये सारी बातें समझ के रखे हैं, उसी को शॉर्ट टाइप बनाकर दे दिया जाता है। ये समराइज करके इसलिए दे दिए कि जैसे एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन मेरा थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है, जिसको पॉइंट बनाकर हम लोग सम्स में करते थे। क्लियर है, आगे देखिए क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट आता है उसी को पार्टनर्स में बांटते हैं, इसलिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी बात को आप यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखा है इसमें, इट इज एन अकाउंट बाय विच नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आपका आया है बिजनेस में, उसको सारे पार्टनर में क्या कीजिए, बांट दीजिए, वही है आपका पार्टनरशिप डीड। क्लियर है, ये हो गया हम लोगों का 10 क्वेश्चन। अब इसी में देखो आगे क्वेश्चन क्या है, पूरा आप ये एकदम सिस्टमेटिक, आपको ध्यान से आता होगा कि हम लोग सम्स में ये पूरा का पूरा चीज डिस्कस किए हैं पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप पढ़ने के समय, है ना। लिखा है व्हाट इज फिक्स कैपिटल मेथड, और उसके बाद है व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या मीनिंग था, एक बार सोच के देखो। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोगों का कैपिटल फिक्स होता है, 2 अकाउंट बनता था, याद है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स रखा जाता है और सारा का सारा अदर आइटम दिखाया जाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, होता था ना। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, कैपिटल फिक्स नहीं रहता, वो कभी भी चेंज हो सकता है, आप एक्स्ट्रा कैपिटल डाल सकते हो, आप कैपिटल विड्रॉ भी कर सकते हो। यही थॉट था, उसी को अरेंज करके यहाँ पर लिख दिया गया है। क्या लिखा, फिक्स कैपिटल अकाउंट इज दैट कैपिटल अकाउंट इन विच अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स अनचेंज। दिखा, कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा until additional capital is introduced or the same amount of capital। और लिखा what is fluctuating capital account। Fluctuating capital account is one in which the amount of capital changes or alter of any transaction। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे आपका कैपिटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसी में कमीशन, सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट सब दिखा दिया जाता है। तो जैसे भी एक आइटम आएगा तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज वन इन विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंजेस और अल्टर्स फॉर एनी ट्रांजेक्शन दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी ऑफ द पार्टनर्स विद द बिजनेसेस। क्लियर है? 12 क्वेश्चन तक तो दिखा आपको। शुरू से जो चीज आपको चैप्टर्स के अंदर पढ़ाई गई है वही ऑर्डर वाइज मिल रहा है। और अभी तो क्या है, पूरा 1 से लेके मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का ही दिया हुआ है, क्योंकि पार्टनरशिप में एरिया भी बहुत बड़ा है आप लोगों का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आप जो वो पढ़े हो अभी 11 और 12 उसी को क्या करो, डिफरेंस बना के लिख दो। फिक्स क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। क्या मेंशन किया है, वही लाइन लिखा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट इज दैट कैपिटल अकाउंट इन विच अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज until additional capital is introduced or the same amount of capital। और fluctuating में क्या है, fluctuating capital is one in which the amount of capital changes or alter for any transaction that is interest on capital, partner salary of the partners with the business। ठीक है, जो आप पढ़े हो एक चीज, दोनों का मीनिंग उसी को डिफरेंस बना के लिख दीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, स्टेट टू फंक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या मेंशन किया है। पहला लिखा है इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये है। और दूसरा लिखा है इट गिव्स रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सिंपल सा थॉट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट को बांटने के लिए, यही इसका काम है। स्टेट टू फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फीचर्स अगर पूछा है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट ये भी है क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस वगैरह दिखाया जाता है इसमें। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ऊपर में आप मीनिंग पढ़े हो वही डिफरेंस बना कर लिख दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ ए बिजनेस। मतलब पहला वाला अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं पीएल अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो प्रॉफिट निकालें इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, पार्टनर के बीच में बांटते हैं। डिफरेंस है, क्लियर है। व्हाट इज करेंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। उसी के बारे में पूछा है। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड द अकाउंट विच इज ओपन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर्स and firm except contribution of capital is called current account। मतलब जितना भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा भाई, वो एक्सेप्ट होगा, EXCPT, समझे, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, EXCPT। वो बोलना क्या चाह रहा है बता दें आपको कि करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन को छोड़कर बाकी सब कुछ दिखाते हैं। जैसे कैपिटल कितना लगाएं वो नहीं दिखाएंगे, उसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी जैसे सैलरी है, कमीशन है, पार्टनर्स का बोनस है, प्रॉफिट है, वो सब कुछ दिखाते हैं। उस अकाउंट को हम लोग नाम देते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया हाउ द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देते हैं। प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होता है। मेंशन एनी टू आइटम्स अपीयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कोई दो ऐसा आइटम बताओ जो डेबिट साइड में दिखाया जाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट के। आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट लिखवाया गया था स्टार्टिंग में, याद है। तो उसके डेबिट साइड के दो आइटम आपको लिखने हैं, एक ड्राइंग लिख दीजिए, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दीजिए। और यहाँ भी वही मेंशन किया है,
2 आइटम्स में क्या क्या लिखा है, एक ड्राइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखा। नेक्स्ट क्या पूछा है, मेंशन एनी 2 आइटम्स अपीयरिंग इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई भी 2 आइटम लिख दीजिए, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर्स बोनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारा आइटम किस में जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। 2 आपको लिखना है, ठीक है। अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बस एक बार रीड करोगे, बस खाली ये सिस्टमेटिकली सजा के आपको दिया गया है। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपके दिमाग में सब कुछ एक बार में बैठ जाएगा पढ़ते ही। नेक्स्ट लिखा, हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड इफ ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। मेंशन करवाया गया था, इसके लिए रूल था, if drawing is made at the beginning of each month, interest will be charged for 6.5 month। 6.5 महीने का निकालते हैं, होता है ना। एंड में रहता है तो बिगिनिंग में रहता है तो 6.5 महीने का, एंड में रहता है तो 5.5 महीने का, और मिडिल में रहता है तो 6 महीने का। ये मंथली कैलकुलेशन का है। और उसी पर अगला क्वेश्चन भी बनाया है, देखो, how interest on drawing is calculated if drawing is made at the middle of each month, how interest on drawing is calculated if drawing is made at the end of each month। समझ रहे हैं। नेक्स्ट लिखा, मैंने mention any one item debited to partners capital account when it is manufactured under fixed method। capital drawing is debited to partners capital account when it is maintained under fixed capital method। वो ऊपर में मैन्युफैक्चर्ड जो वर्ड लिख दिया ना, वो मिस्टेक है, वो मेंटेन होगा। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आप फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हो, फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हो, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाने वाले कोई एक आइटम का नाम बताओ। तो अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो डेबिट साइड में एक आइटम दिखाया जा सकता है, क्या दिखाया जा सकता है, ड्राइंग्स। ये वर्ड मेंटेन्ड होगा भाई, लिख दे रहे हैं। डेबिट साइड में एक वर्ड दिखाया जाता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एक्चुअली 2 तरीके का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और एक को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो वो हम लोगों का यहाँ पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मेंशन कर रहा है, मेंशन एनी वन आइटम क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज मेंटेन अंडर फिक्स मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में अगर आप फॉलो करते हो तो आप जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नया पैसा जो भी लगाओगे, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। व्हाट इज गुडविल? ये पहला जो यहां तक क्वेश्चन था ना, वो सब तुम्हारा बेसिक, फंडामेंटल और पीएल एप्रोप्रिएशन से था। अब थोड़ा गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब का क्वेश्चंस मिलेगा। तो मेंशन कर रहा है फर्स्ट, व्हाट इज गुडविल, स्टेट द नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का मीनिंग आपको क्या बताया गया था? गुडविल मीन्स नेम, फेम, रेपुटेशन अर्न्ड बाय ए पर्सन और ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप जो अपना वैल्यू क्रिएट करते हो मार्केट में काम करके, वही आपका गुडविल है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट लिखा, स्टेट एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। तो 2 फैक्टर आपके गुडविल को इफेक्ट कर सकता है, जिसमें पहला लिखा है लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस आपका कहाँ वर्क कर रहा है, और दूसरा लिखा है गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। ये दोनों फैक्टर आपके बिजनेस के गुडविल के ऊपर असर डालते हैं। ठीक है, ये सिंपल थॉट है, सोच के देखो। अगर बिजनेस तुम्हारा सही जगह पर है, तुम्हारा वहां पे काम अच्छा चलेगा। और अगर मान लीजिए आपका क्वालिटी खराब है प्रोडक्ट का, तो आपका वैल्यू बन पाएगा मार्केट में? नहीं। क्वालिटी अच्छा रखना होगा, तब हम लोगों का क्या होता है, मार्केट में वैल्यू बन पाता है। क्वालिटी खराब होगा, वैल्यू भी खराब हो जाएगा। तो आपसे पूछा भी यही गया है कि गुडविल के ऊपर इफेक्ट करने वाले 2 ऐसे पॉइंट का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फॉर्मूला लिखवाया गया था, याद है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड,
कैपिटलाइजेशन मेथड और एक होता है एन्युटी मेथड। 5 मेथड लिखवाया गया है। इसमें कितना पूछा है? स्टेट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सारा ही पूछा है तो सारा लिख देंगे। 2 मेथड का नाम पूछता, 2 लिख देते। ठीक है, आगे आइए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने साल का प्रॉफिट दिया रहता है सबको जोड़कर उतने से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब उसको क्या लिख दिया है? इफ द एग्रीगेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेवरल ईयर इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? आपने बिजनेस में 1 साल काम करके जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना तुम सोचे थे। जैसे अगर मान लीजिए आपने 1 साल बिजनेस में काम करके कमाया 2,40,000 और तुम सोचे थे कि हम 1 साल में 2 लाख कमाएंगे, जितना पैसा लगाए हैं कैपिटल उस पर 2 लाख कमाएंगे। आपका सोचा हुआ है 2 लाख, लेकिन आपने कमाया कितना? 2,40,000। एक्स्ट्रा कितना कमाया है? 40,000। इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ रहे हैं? अब सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या लिख दिया? सुपर प्रॉफिट इज द excess profit earned by the firm in comparison to normal profit or average profit earned by other firms. What is normal profit? Normal profit वही प्रॉफिट होता है जो बिजनेस में 1 साल के अंदर कमाया जाता है। It is the profit which the firm or other similar firm must earn in routine nature. ठीक है, नॉर्मली 1 साल में जो आप कैपिटल लगाकर कमाते हो जनरली वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। व्हाट इज हाउ सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? फॉर्मूला पूछ दिया तो फॉर्मूला में आप सुपर प्रॉफिट का लिख दोगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट वही है जो आप 1 साल में कमा रहे हो, माइनस कर दीजिए इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जितना आप सोचे थे तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? यहां से अब आपका थोड़ा चेंज हो रहा है एडमिशन वगैरह का। पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है ना, चेंजेस कैसे होता है। मुझे ठंड लग रही है क्या? बंद कर देना इसे, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। हाँ ये बात तो सही है, अभी एग्जाम का समय है आपका और एग्जाम के समय में रिस्क लेना ठीक नहीं है ना। और इसीलिए वो कांपते हुए पढ़ रही है तो दिमाग में 2-4 लाइन नहीं भी जाएगा तो हाँ 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 समझ रहे। ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे अपना माइंड बाहर है या हम कंफर्ट नहीं है तो उस समय क्या होता है कि जो भी टीचर बोलता है हाँ ठीक है सब आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया, ऐसा होता है कि नहीं? समझ सही बोल रहे हैं ना? ओके चलो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब बातें आपको भी समझ आएगी। थोड़ा ब्रेक भी हो गया, नहीं तो कंटिन्यू पढ़ाते ही जा रहे थे, है ना। कितना नंबर तक पढ़े हम लोग? व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? मतलब पार्टनरशिप में चेंजेस कब आता है? जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर का डेथ होता है, तब हमारा चीजें क्या होती हैं? बदलती हैं। उसी को हम लोग नाम देते हैं रिकंस्ट्रक्शन। क्या मेंशन किया है लाइन में? फॉर एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्टनर्स ऑल्सो चेंजेस, दिस चेंज इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, स्टेट द ओकेजन वेयर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। कब कब पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है ना। तो अभी जो मैंने बताया वही लिख दोगे। एडमिशन के समय होता है, रिटायरमेंट के समय होता है, डेथ के समय होता है। अगर बीच में कोई पार्टनर डिसाइड कर लिया कि अब हम लोगों को अपना प्रॉफिट बदल देना है, रेशियो बदल देना है, तो उस समय भी आपका रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कॉमन बात है, याद रहेगा। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो?
निकालते थे ना किस चैप्टर में, एडमिशन में। कैसे निकलता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, समझ रहे हैं। और डेफिनेशन जो इसमें लिखा है ना, वो डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे क्या करोगे, फॉर्मूला भी लिख दोगे एक लाइन का, थोड़ा आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये तो सिंपली क्या लिख दिया है नीचे, द रेशियो इन विच द पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर और पार्टनर्स इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप नीचे लिख दीजिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। व्हाट इज गेनिंग रेशियो, ये रिटायरमेंट में निकलता था, जब एक पार्टनर चला जाता था तो बाकी का पार्टनर जनरली क्या करते हैं, गेन करते हैं, है ना। तो एक पार्टनर के जाने के बाद जो पार्टनर गेन करते हैं वो हमारा गेनिंग है। और गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या होता था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लिख दीजिएगा, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो which partner or partners have agreed to gain or their share in profit from other partner or partners is called gaining ratio। नीचे एक लाइन का फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा, आपका आंसर और बढ़िया हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कहाँ बनाते थे बताइए। जब एडमिशन का सम्स हम लोग करते थे और एडमिशन रिटायरमेंट का सम्स हम लोग करते थे, तो उसमें होता था ना कि एक पार्टनर के आने से या एक पार्टनर के जाने से बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू क्या हो जा रहा है, चेंज, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। उस चेंज को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या मेंशन किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज at the time of change in profit sharing ratio among the existing partners। State the accounting treatment of distribution of reserve and accumulated profit and loss। इस लाइन के ऊपर हम एक स्पेशल सम्स बनाए, मतलब एक सम्स हम एक दिन बनाए थे, हमको याद है, आप लोग जाके कॉपी खोल के देखिएगा, उस दिन का डिस्कशन भी हम अपलोड किए थे। उसमें स्पेशली हम रिजर्व का ही डिस्कशन किए थे, एक सम्स लेकर, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है तो उसको पार्टनरशिप में कैसे बांटा जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे अपने 12 वाले में, आपको सम्स मिलेगा, या आपके कॉपी में किया होगा, आप पन्ने पलट कर देखिएगा, घर में मिल जाएगा कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब पार्टनरशिप में रहता है तो हम लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और इसमें देखिए क्या मेंशन किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग the old profit sharing ratio। अभी यहाँ पे तो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो एक लाइन में बात लिख दिया है, लेकिन अलग अलग रिजर्व, अलग अलग फंड, अलग अलग प्रॉफिट का ट्रीटमेंट भी कहीं कहीं पर चेंज होता है। अगर आपको पूरा उसको समझना है डिटेल में तो सम्स जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सिंपल सा लाइन है मेरे हिसाब से, एक पार्टनर आ रहा है, समझ रहे हैं ना, कुछ सिंपल बातें हैं, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा। स्टेट एनी टू नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब क्यों हम लोग एक पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करवाते हैं, एडमिशन क्यों करवाते हैं, तो क्या मेंशन किया है। पहला नीड है मोर कैपिटल, जैसे एक नया पार्टनर आएगा तो और कैपिटल लेकर आएगा, बिजनेस में जितना कैपिटल बढ़ेगा हम बिजनेस को उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसलिए नए पार्टनर को लेकर आते हैं। और दूसरे नंबर में देखो लिख दिया है फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रहा, हाउ ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर विद द फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर मान लो बिजनेस में एक नया पार्टनर को लाना है तो पहले पुराने सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए, अगर सबकी सहमति होगी तभी बिजनेस में एक नया पार्टनर आएगा। स्टेट अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अभी न्यू पार्टनर आएगा बिजनेस में तो उसका अकाउंट्स के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा। आप जब पढ़ना शुरू किए थे तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद ही आपको एक चैप्टर मिला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर मिला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी तो था कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते थे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, आपको उसी पॉइंट को लिख देना है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, आप देखो नीचे क्या लाइन लिखा है,
अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर आर एज फॉलोज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, कंपुटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, revaluation of assets and liabilities, and treatment of results of undistributed profit and loss। तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बांटा गया है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारे इफेक्ट होते हैं अकाउंट्स में जब नया पार्टनर आता है। तो लिखा है स्टेट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सेम क्वेश्चन, मतलब सेम चीज है, क्वेश्चन अलग है लेकिन इसमें भी वही सारी ट्रीटमेंट होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उसका भी चेंज होता है, और उसके बाद जो प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह है उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो इफेक्ट आपको एडमिशन में देखने को मिलेगा वही इफेक्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होता है कहीं कहीं पर, लेकिन इफेक्ट वही आपको देखने को मिलेगा किसमें, रिटायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट एनी टू आइटम विच इज क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले 2 आइटम का नाम बताओ। हम लोग उसको क्या क्या देते हैं, जो जो चीज हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं वो सब उसके क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आप उसको दोगे जितना कैपिटल उसका बिजनेस में लगा हुआ है वो, तो एक वो चीज जाएगा। फिर आप उसको गुडविल का हिस्सा दोगे, वो जाएगा। आप उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का हिस्सा देते हो, वो जाता है। अगर कोई पुराना रिजर्व और फंड है उसका हिस्सा भी रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है, वो सब जाता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आपको यहाँ 2 लिखना है इसलिए वो सिर्फ 2 लिखा है, एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक लिखा है शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट एनी 2 मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो 2 तरीके से आपको पेमेंट बताना है। पहला लिखा है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर इन फुल, इन कैश और थ्रू चेक, पैसा दीजिए और विदा कर दीजिए। और दूसरा क्या लिखा है, ट्रांसफरिंग अमाउंट पेबल टू हिज लोन अकाउंट। करते थे ना रिटायरमेंट वाला सम्स, उसमें होता था ना कि अभी पेमेंट नहीं करेगा बाद में करेगा, तो उसका पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, लोन अकाउंट में। मतलब उसको बोलते हैं कि अभी हम नहीं दे पाएंगे, बिजनेस के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आपको दे सके, आपका पैसा एक लोन में जमा रहेगा, बाद में जब हम आपको ये पैसा चुकाएंगे तो इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे। नेक्स्ट बोल रहा हाउ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर इज कैलकुलेटेड। जैसे कोई पार्टनर अगर डेथ कर गया है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मेंशन किया द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पहला लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, मतलब सेल्स। टाइम के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको सेल्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एंड एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और पुराना एग्रीमेंट खत्म होने के बाद एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। समझ रहे हैं, ये 48 क्वेश्चन हम लोग पढ़े और अभी तक जितना भी क्वेश्चन था वो सब किससे रिलेटेड था, पार्टनरशिप से। और ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर आप सम्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर का अच्छे से समझ कर आए हो तो फिर आप देखोगे कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जनरली वहीं से उठाकर पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं, बस आपको 1-2 बार बैठ के सिर्फ रीड कर लेना है कि मेरा इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम जैसे फंडामेंटल और पार्टनरशिप तक का किए हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट है 49 नंबर, वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये आपका सेकंड वाला पार्ट आ जा रहा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, कैश फ्लो, ये वाला। समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग 2 मिनट फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कोई वर्ड स्टार्टिंग का कंफ्यूजन किया होगा तो मैं फिर से उसको एक बार बता दे रहा हूँ। समझे।